हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेड लैंग्वेज लैब गाइस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर है, जो रिसेंटली हेल्ड हुआ है कल को शायद ऑन 20th of November। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने एग्जाम में लिखे हैं तो किस हिसाब से लिखे हैं, क्या आपने कोई मिस्टेक्स तो नहीं करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे को हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स नॉट टाइम टू रीड द होल। आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेके जाते हैं। पहला ऑप्शन बच्चे ने ठीक करा था जिसने हमारे पास पेपर चेक करवाया। पहला ऑप्शन था सिनोनिम ऑफ वैन क्या होता है, तो बहुत अच्छा था। कलरलेस होता है, कलरफुल नहीं होता। एंटोनिम सिनोनिम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। उनमें से एक तरीका ये होता है कि जो कि हम लोग जेके एसएसबी वाले एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तीन ऑप्शन के आपस में सेम है, तो जब भी तीन ऑप्शन सेम हो तो फोर्थ ऑप्शन जो होता है वही राइट आंसर होता है। क्लियर? आप इसको अगर अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई डज अ पोइट डिस्प्ले अ फेक स्माइल। पोइट फेक स्माइल क्यों डिस्प्ले करता था? बिकॉज पोइट को लगता था कि क्या वो पोइट अपने आप को खुश रखती थी? तो आंसर इज नो। क्या पोइट अपनी मदर को खुश रखती थी? नो। पोइट जो थी वो अपना पेन, अपना दर्द छुपा रही थी माँ से दूर होने का। ठीक है, चलिए उसके बाद स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, या ना जाने कितनी बार मैं आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे दैट पर्सोनिफिकेशन जो होती है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती है, किसी भी चीज़ को इंसान की तशबीह देना। सिमिली जो होती है वो अलग होती है, उसमें लाइक और एज का यूज़ होता है। मेटाफर होता है कंपेयर करना, लाइक विदाउट यूजिंग लाइक और एज, और ये रिपीटेशन ही बचती था, और रिपीटेशन ही है। क्लियर? उसके बाद क्या बोलते हैं इसको अपना, इस पोएम का, यानी जो ये पोएम लिखी हुई थी मैं मदर 66, इसकी पोइट कौन थी? तो इसकी पोइट थी, पोइटस थी आपकी कमला दास। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन ये आ रहा है दैट व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। तो सिंपल है, हम अभी समझ चुके हैं क्वेश्चंस की हेल्प से कि पोइट को जो है वो अपनी मदर को लूज़ करने का जो है वो एक किस्म का उसको डर था कि कहीं मदर उसकी लूज़ ना हो जाए, खो ना जाए उससे, है ना, खोने का डर था उसको। ओके, नेक्स्ट वी विल नॉट रीड द होल पैसेज, मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर पे लेके जाता हूँ। व्हाट इज द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है? देखिए इससे क्या होता है, इससे ना एक आपके अंदर एक सेंस ऑफ कनेक्शन होता है। आप जो डेली का पूरा आपका जो पूरा दिन है वो बेहतर जाता है। आप कुछ भी लिख सकते थे इसमें, बट आप अपने हिसाब से और पैसेज के हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना था। आप ये भी लिख सकते थे, इट फोस्टर ग्रेटिट्यूड एंड it foster the gratitude and sense of connection to something bigger than oneself, something amazing. It is the starting of the day. Okay, नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन का जो है वो यहाँ पे नाइज नहीं आता था, यहाँ पे आता था डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सिंपल जो सिनोनिम था वो था डिस्टर्बेंस। ठीक है, फन होता है मज़े करना, मज़े में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप अपने माइंड को इंजॉय की तरफ लेके जा रहे हो। नाइज एक किस्म का पॉल्यूशन, नाइज पॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अम्यूज़मेंट भी यहाँ पे नहीं हो सकता, वो भी इंजॉय वगैरह में आ जाता है। ओके, उसके अलावा ये क्वेश्चन था आपका, अ स्लीप ऑफ सेवरल आवर्स बिफोर मिड नाइट, वो क्या होती है? कई घंटे सोना जो है वो आधी रात से पहले। अ स्लीप ऑफ सेवरल आवर्स बिफोर मिड नाइट इज़ मोस्ट, बताओ कैसी हो सकती है? तो ये किस्म की रिफ्रेशिंग हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। हु फाइंड्स टाइम ओके टू टेक सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, जो है वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज किसको मिलती है? देखो पैसेज के हिसाब से यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं, वन हु राइज अर्ली। ओके, या ये भी लिख सकते हैं द वन हु राइज द अर्ली राइजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अर्ली अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? माइंड इज़ फ्रेश एंड अब ऑप्शंस थे यहाँ पे, बताओ क्या दिमाग फ्रेश होता है और कई सारी साउंड्स होती हैं, या माइंड लेजी होता है और कई सारी साउंड्स होती हैं, या क्या था यहाँ पे? तो एक्चुअल में माइंड फ्रेश होता है और कई सारे जो है वो आपको सुबह सुबह सेंस ऑफ लिसनिंग टू समथिंग मिलती हैं। अब यहाँ पे हम देखिए ऑप्शंस का, आप बोलेंगे सर फ्यू साउंड्स लिखा है तो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्यू साउंड वाला अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, छोड़ दो उसको। लेकिन माइंड इज लेजी, क्या सुबह माइंड लेजी होता है? तो आंसर इज नो, माइंड सुस्त होता है। अच्छा, माइंड फ्रेश होता है, देर इज़ नाइस, शोर होता है तो शोर भी नहीं होता, शोर नहीं होता तभी तो माइंड फ्रेश है। ओके, अब ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट को मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। द परसेंटेज वाइज, एक सेकेंड, द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द फैमिली इन अ मंथ, एक महीने में एक फैमिली का खर्चा। टोटल जो पैसा अर्न होता है महीने में वो है 50,000 रुपया। इसको पढ़ो और इसका आंसर बताओ। देखो देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये आपको मैथ में भी कराया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में जो है वो 100% होती है। ये एसएसटी में कुछ बच्चों को मैंने ना, जब हम पढ़ रहे थे टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, उसमें भी कुछ ट्रिक बताई हुई है कि कैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 25% जो है वो ग्रोसरी में जा रहा है, 25% पैसा जो है वो सेव हो रहा है, 20% घर के रेंट पे जा रहा है, और 16% हेल्थ पे, और 7% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे, और 7% जो है वो टेलीफोन के बिल पे जा रहा है।
ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, ज़्यादा कहाँ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सर, ज़्यादा जो जा रहा है हमारा वो है, देखो एक्सपेंडिचर की बात करिए, बच्चे यहाँ पे सेविंग टिक करके आए होंगे, तो सेविंग जो है वो अपने आप में पैसा बचा हुआ होता है। ओके, मान के चलो 100 रुपये था, आपने 100 रुपये में 25 रुपये जो है वो बचा लिए। ठीक है, अब खर्चा ज़्यादा कौन सा है सर, खर्चा सबसे ज़्यादा 25% है। अब यहाँ पे आप ये 25% भी लिख सकते थे, जिसने 25% लिखा है डोंट वरी, वो भी ठीक है। जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है दैट 25% जो 50,000 का होता है वो कितना होता है, देखिए 50,000 का 25%, ठीक है। इसमें 2 ज़ीरो यहाँ से कट कर सकते हो आप, और 24 ज़ीरो ज़ा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे कितने ज़ीरो, यहाँ पे हम ना 2 ज़ीरो यहाँ पे अलग से लगा देते हो, 25 5 ज़ा होता है 125, ठीक है। 12500 जो है वो इसका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है, ये भी आप लिख सकते थे। अगर आपने 25% लिखा है आप तब भी ठीक हो, ओके, डोंट वरी। अब सेविंग कितनी होती है, सेविंग सिंपल सी बात है सर, जितना हमारे पास जो है वो, ये देखिए आप, सेविंग कितनी, सेविंग भी 25% है, यानी सेविंग भी इसकी कितनी है 12500, ठीक है। ये बच्चे ने करा हुआ भी है, मुबारक हो उसको। चलिए, तो होस्ट रेंट कितना था सर, होस्ट रेंट हमारे पास था कितना परसेंट, 1 सेकेंड लेट मी गो बैक, होस्ट रेंट था हमारे पास 20%, ठीक है। तो इसका 20% यानी 50,000 का 20%, ठीक है, सिंपल है। 2 ज़ीरो, कोई 2 ज़ीरो कट कर दो, और 500 टू होता है 1000, और 1000 के आगे 1 ज़ीरो और लगा दो, ठीक है, ओके। अब कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 1 2 3 और 5 2 10। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कितना हो गया हमारे पास, 10,000 हो गया, मसला कोई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पाई चार्ट में और हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन आई थी कि सर टोटल अमाउंट किसका, अमाउंट इन परसेंटेज स्पेंट ऑन बिल्स, कौन से बिल्स पे, दोनों बिल्स पे, ठीक है। 7% इलेक्ट्रिसिटी वाला, 7% टेलीफोन वाला, होता है कितना, ये होता है 14%, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी वेस्टिंग टाइम ऑन कैलकुलेटिंग, नो कैलकुलेटिंग वहाँ पे था ही नहीं ये चीज़, ये बहुत सिंपल था कि परसेंटेज बता दो, हो गया ना। फैमिली, देखो मैंने बताया था ना आपको, ग्रुप्स में बताया था दैट पेपर इज़ वेरी ट्रिकी बट ईजी टू हैंडल, कर लिया तो फिर आपको मज़े से करो, हैंडल करोगे, ना हैंडल कर पाए पेपर टफ हो जाएगा आपके लिए। हो गया ना। फैमिली इंक्रीज इट सेविंग, अब फैमिली अपने इंक्रीज जो है वो अपने सेविंग जो है कैसे बढ़ा सकती है, कई सारे तरीके होते हैं इसके। आप जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें कम कर दो, आपके जो बिल्स वगैरह आते हैं उन्हें आप थोड़ा लिमिटेड रख दो, ठीक है। आपकी जो ग्रोसरी वगैरह आती है आप उसको कम कर सकते हो, तो इसका आप आंसर अपनी वर्डिंग में लिख सकते थे, मसला ही कोई नहीं था। फिर आती है हमारे पास ग्रामर, ग्रामर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे करी हुई भी है, सॉल्व करी हुई है। एन ओल्ड मैन वाज सीटिंग ऑन अ बेंच नियर माई हाउस, देखिए अब यहाँ पे सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था दैट किसी भी अगर साउंड की, किसी भी वर्ड की जो साउंड है, याद रखिए वो सिंगुलर भी होनी चाहिए, प्लस उसकी साउंड जो है वो वावल होनी चाहिए, यानी कि उसकी साउंड जो है वो आ की होनी चाहिए, या अलिफ से जो है वो उर्दू में शुरू होनी चाहिए। ओल्ड को हम उर्दू में लिख सकते हैं अलिफ वाल लाम ढाल ओल्ड, तो इसकी पहले जो है वो ए नहीं लगेगा, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बेंच को नहीं ले सकते, लेकिन बेंच है तो एक ना, तो आ लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी विमेन हमारे पास यहाँ पे हम इसको जानते हैं, यह रीडर के लिए स्पेशल शो किया तो दा लगेगा यहाँ पे, बहुत सही है, इसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है जी। चलिए, ओके, अब इसको ना इनडायरेक्ट करना है, बहुत सिंपल है, मैंने कल बताया भी था ये बच्चे को दैट परसू दैट, जब भी ये इंटरोगेटिव फॉर्म में हो तो आप इसको जो है वो टीचर सेड नहीं, ट्रैवलर सेड नहीं होगा, सॉरी, ट्रैवलर जो है वो यहाँ हमारे पास अब यहाँ पे आस्ट हो जाएगा, ठीक है। आस्ट था, किसको आस्ट बोला, पिजेंट को बोला, ठीक है। अब पिजेंट को कुछ बोला होगा तभी तो, यहाँ पे देखो ना, इसने बोला पिजेंट ने जवाब दिया, तो इसका मतलब पिजेंट को बोला होगा तभी इसने जवाब दिया। अब कैन यू टेल मी चेंज हो जाएगा इफ़ की, कैन का बनेगा कुड, ठीक है। अब टेल का टेल लिया, अब मी का जो है वो हिम हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया हुआ है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आइडेंटिफाई करो क्या के वर्ब कौन से हैं, उन सबको पास्ट करो, ठीक है। उससे पहले यह अब एक और काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो दैट प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है, प्रोनाउन चेंज करे अपने हिसाब से। उसके बाद आइडेंटिफाई करो क्या यहाँ पे कहीं पे मोडेल्स तो नहीं, देखिए मोडेल अगर होगा तो कोई भी वर्ब जो है वो मोडेल के बाद पास्ट में नहीं जाता, या SCIS नहीं लगता उसके साथ, ठीक है। चलिए, उसके अलावा पास्ट में नहीं जाता, इसका मतलब ये हो गया दैट, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो गया कैन, अब इसको ही हम पास्ट में कर लेंगे ना, कुड, ठीक है। अब टेल को हम टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, उसके बाद हमारे पास था 4 एरर थे इस पैसेज में, तो उनको ठीक करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एरर था वो ये था, देखिए ए इंटीग्रेटेड नहीं होता, मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ, अलफ से बन रहा है इंटीग्रेटेड,
अलफ ये नून टे, ओके, इंटीग्रेटेड कुछ भी बन रहा है तो इसका मतलब ये जो है वो स्वयं आ से बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे। ओके, एन इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप एज इट इज़ जनरली सेल इज अ टीनी कंपोनेंट दैट, और नहीं होगा दैट इज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के साथ इज लगता है। अगर आपको कुछ याद हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको बहुत प्यार से कराए हुए हैं, इन चीज़ों का आप जो लोग जो है वो एग्जाम में भूलने नहीं चाहिए थे। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए ऑल है तो डिवाइस तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हार्ट है लेकिन हार्ट से पहले हमारे पास आर्टिकल कोई नहीं है, यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल हो चुका है चीज़ें। हार्ट एंड सोल, ओके, द हार्ट एंड सोल हो सकता है लेकिन हार्ट एंड द सोल नहीं हो सकता, द हार्ट एंड सोल हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास फ्रॉम वॉशिंग मशीन टू ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स, ओके, मशीन्स यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैं तो इस सेंस में मशीन्स आएगा, मशीन नहीं आएगा। चलिए चलिए चलिए, अब ये डायलॉग राइटिंग था, ये भी बहुत लोगों ने कर लिया था, इसमें डिस्कस करने का ऐसा कुछ है नहीं है। रवि कहता है आई एम गोइंग टू सिंगापुर नेक्स्ट वीक, तो अनिल ने कहा रियली, अब कुछ ने इसने बोला होगा तभी इसने रिप्लाई किया नो आई हैव अप्लाइड फॉर इट। अब क्वेश्चन होगा कि हैवंट यू अप्लाइड फॉर इट, ओके ओके, इसका आंसर होगा नो आई हैव अप्लाइड फॉर इट, वीज़ा इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट ये था कि अब क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि भाई आई एम गोइंग टू विजिट माई कज़न हु लिव्स देयर, इसने कहा कि आप क्यों जा रहे हो, ठीक है, पूछा होगा वाई आर यू गोइंग देयर। ओके, अब इस आंसर दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। अब इसने कुछ ऐसा बोला जिसका आंसर था कि साइट सीइंग, ऑफ कोर्स सिंगापुर इज़ अ टूरिस्ट्स डिलाइट दे से, ठीक है। अब इसने बोला होगा कि विल यू साइट सीइंग, क्या आप साइट सीइंग वहाँ पे करोगे, ठीक है, अ टाइप ऑफ जो टूरिस्ट एक्टिविटी है क्या वहाँ पे करोगे, तो इसका आंसर था कि यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अब यहाँ पे था आप मॉनिटर क्लास के, तो अब साइंस टीचर ने आपसे कहा है कि आप क्या करो, एक नोटिस बोर्ड बना, नोटिस प्रिपेयर करो, तो नोट्स आपको प्रिपेयर करने का पता था, ठीक है, नोट्स को बक्स में भी करना था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ मसला नहीं है। टॉप पे नोटिस लिख सकते थे, यहाँ पे आप जो है वो प्लॉट बॉडी क्लोजिंग सारा कुछ लिख सकते थे, ये आपको मैंने वहाँ पे कराया हुआ था, टाइम डेट सब कुछ शो करके। चलिए, अब इस चीज़ को आपको मैसेज में लिखना था, ठीक है, मैसेज का फॉर्मेट क्या था, डेट लिखते थे, टाइम लिख सकते थे, प्लॉट लिख सकते थे, क्लोजिंग लिख सकते थे आप, ठीक है, और अपने हिसाब से आप क्या लिख सकते थे कि बीच में वर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते थे, वर्डिंग का कोई इशू बनता ही नहीं था। फिर लेटर लिखना था, ध्यान से सुनना, लेटर लिखना था यहाँ पे MS BK शर्मा एंड सन्स, ठीक है, किसको लिखना था, ये लेटर लिखना था BK शर्मा एंड सन्स। ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं दो तरह के लेटर हमारे माइंड में आते हैं। पहला लेटर आता है कि सर ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है ठीक है, अगर ये फॉर्मल है तो इसका जो है फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मेट हो जाएगा पहले प्लेस, फिर डेट, फिर प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर प्लाट, फिर क्लोजिंग। ये इसके ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, होप आपको पता होगा और उस हिसाब से आप इसे कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये ना जो है बुक पब्लिकेशन से न्यू दिल्ली में स्पेसिफिक लोग हैं, तो आप इन्हें सिंपल कौन सा लिख सकते थे, जो है वो आप ये वाला लिख सकते थे, हमारे पास जो है फॉर्मल लिख सकते थे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अब लेटर फादर को लिखना, तो फादर को आप सिंपल सिंपल इनफॉर्मल लिखते थे, बिकॉज फैमिली मैटर्स में हम इनफॉर्मल लेटर ही लिखते। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप आपने ये पेपर अच्छे से किया होगा। उसके अलावा है पैराग्राफ लिखना था डे बिफोर एग्जामिनेशन, आप इस पे ना एक यहाँ से पिक करके लिख सकते थे, ये शायद हम लोग जब स्टोरी राइटिंग कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको समझाया भी था कल, ठीक है, ये बहुत सिंपल था, आप कर सकते थे यहाँ पे कि एग्जाम से डे पहला कैसा दिन था, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फेस करने को मिली। उसके अलावा ये स्टोरी थी, स्टोरी को डजन मैटर कहाँ से लाना है, बस अपने हिसाब से बनाओ और चिपकाओ स्टोरी, शर्त ये है कि ग्रामर ठीक होना चाहिए, ओके, बस ग्रामर में आप इसको जो है अच्छे से बना सकते थे। बाकी क्वेश्चन से ही हमने कराए हुए थे पहले, तो इसमें ऐसा कोई इशू था नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस इजी थे यार, इजी टू मॉडरेट था ओवरऑल पेपर, बस डिफ़िकल्ट टू टैकल था, ओके। आने वाले जो एग्जाम होंगे उनकी तैयारी करो। ग्रामर में एक ही चीज़ का माइंड में हमेशा ध्यान रखा करो, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को कभी नहीं बोलना, जिस बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गई वो बच्चे की पूरी 100% कमांड जो है वो ग्रामर पे हो गई है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड मीनिंग आपको शायद ना समझ आते हो, बट उसके लिए भी एक कंसेप्ट है रूट वर्ड्स का, मैंने इस चैनल पे भी पढ़ाए हुए हैं, आप भी कहीं और से भी पढ़ सकते हो जहाँ से आपको मिलें, बस रूट वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट जो है वो
वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आप देख लेना। इस चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, टाइम निकाल के देख लेना, ये काम जो है वो आपको कभी ना कभी काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच।